पिछले वीडियो में हमने फ्रिक्शन के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना। हम लोग आज स्टडी करेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। माय फर्स्ट पॉइंट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अ अपोजिट डायरेक्शन टू दैट इन विच बॉडी टेंड्स टू मूव। मतलब यह है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने वाला है। बॉडी के मोशन के डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। ये बात हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। जस्ट लॉज ऑफ फ्रिक्शन में आपको पहला ही यही है कि हमेशा कभी भी फ्रिक्शन लगेगा तो कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आपके मोशन का डायरेक्शन जो भी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लगेगा। चलिए इस चीज़ को थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं। इसके लिए एक टेबल ले लिया हमने, उस पर एक ब्लॉक रख दिया है। इस ब्लॉक का वेट सपोज कर लीजिए कुछ है W। इसका वेट W है। ये ब्लॉक जो है इस टेबल पे, सरफेस पे क्या करते हैं, इन दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। हमें इसे R से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब मुझे इस बॉडी को मूव कराना है, सपोज कर लीजिए राइट साइड में। तो हम इसके लिए इस पे क्या करेंगे, कोई एक फोर्स लगाएंगे। सपोज दिस इज अप्लाइड फोर्स P, W इज वेट, P इज अप्लाइड फोर्स एंड R इज नॉर्मल रिएक्शन। इन तीनों फोर्स में पहले के 2 यूनिट में भी फैमिलियर हैं। हम बात करेंगे अभी इस नए फोर्स के बारे में, फ्रिक्शनल फोर्स। यदि हम अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो ऑब्वियसली बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। तो ऑटोमेटिकली मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस पहले नियम के हिसाब से क्या होने वाला है, इन दोनों के सरफेस के बीच लगेगा। मैंने डायरेक्शन थोड़ा नीचे दिया है और इसका वैल्यू सपोज कर लीजिए मेरा कितना है, स्मॉल f। तो नेमिंग कर लेते हैं। P मेरा क्या है, P इज अप्लाइड फोर्स। ओके, R नॉर्मल रिएक्शन, W वेट ऑफ बॉडी एंड दिस F इज फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, स्मॉल f। ये एक फ्रिक्शनल फोर्स है। हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि यह जो है वेरिएबल होता है, जैसे जैसे P का वैल्यू चेंज होता है ये फ्रिक्शनल फोर्स भी वेरी करता है। लेकिन इसमें एक कांस्टेंट टर्म भी था फ्रिक्शन का, वो था उसका एक मैक्सिमम वैल्यू हमने बात किया था, जिसका नाम दिया था हमने लिप्टिक फ्रिक्शन। तो वो भी कुछ एज्यूम कर लेते हैं उसका कुछ नोटेशन। तो उसके लिए सपोज हम F मान लेते हैं जो कि लिमिटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ताकि बार बार हमें ये लिखना ना पड़े। और हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे हर लॉ को समझने के लिए इन नोटेशन का। तो पहली बात मेरी क्लियर है कि क्या फोर्स का डायरेक्शन जो भी होगा उसके वजह से जो मोशन जिस डायरेक्शन में भी लगने वाला होगा उस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, याद रखिए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इस पे मोशन क्या होने वाला है, हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में होने वाला है। तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन लगेगा, इस डायरेक्शन में। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, till the limiting value reached the magnitude of friction is exactly equal to the force। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम P की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाएगा, तब तक जब तक कि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को अचीव नहीं कर लेते हैं। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन बोल रहा है। तो जब तक हम लिमिटिंग फ्रिक्शन तक नहीं पहुंचते हैं तब तक क्या होगा, जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे मेरा फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज कर रहा होगा और वो एग्जैक्टली इक्वल होगा
अप्लाइड फोर्स के। दैट मीन्स सेकेंड पॉइंट का कंक्लूजन ये है, सेकेंड का कंक्लूजन क्या है, मेरा F जो है इक्वल टू P। ओके, कब मेरा फ्रिक्शनल फोर्स इस फोर्स के बराबर कब होगा, जब P जो है लेस देन F हो। इसका मतलब यही है, टिल अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यहाँ तक बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, शायद इसके अलावा कुछ और कंक्लूजन मिले। मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर ए कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब क्या, फ्रिक्शनल फोर्स मेरा कौन है, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन है, बड़ा वाला F टू द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही बोल रहा है थर्ड पार्ट से मुझे क्या मिला कि लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रेशियो के साथ एक कांस्टेंट रेशियो बनाएगा, और उस रेशियो को कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम लोग किससे, म्यू से डिनोट करते हैं। तो नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, नाम तो इधर लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या हो गया, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमको एक नया रिलेशन मिला कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, याद ध्यान रखिएगा, ये हमेशा इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। लोग फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो समझते हैं, एक्चुअली ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, स्मॉल f नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू खुद है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का रेशियो है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, और उसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह फ्रिक्शन में इसके बिना कुछ भी नहीं होगा, आपको यूज होगा। इसका डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप इस थर्ड पॉइंट को एज ए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का एक डेफिनेशन के तौर पे भी ले सकते हैं। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट जो ये यहाँ से यूनिक, ये आपको बहुत कुछ फ्रिक्शन में कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, F/R इक्वल टू म्यू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन रफनेस स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये हमें पता है कि दो सरफेस के बीच में लगता है, जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो। तो जब दो सरफेस के बीच में लगता है, तो उन दोनों सरफेस के प्रॉपर्टी पर ही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करेगा। और उसका प्रॉपर्टी की बात करें तो स्पेशली उन दोनों सरफेस के रफनेस या स्मूथनेस के आधार पर हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। और ये एक्चुअली कुछ नहीं, हमने जो अभी से पहले रिलेशन लाया F, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले, F इक्वल टू म्यू आर, ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये एक सरफेस प्रॉपर्टी है। ओके, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये सरफेस प्रॉपर्टी, और एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है स्मूथनेस और रफनेस को ही, रफनेस और स्मूथनेस पर ही डिपेंड करता है, और उसी के आधार पर क्या कहते हैं, इसका वैल्यू जनरेट होता है। तो म्यू इज नथिंग, एक्चुअली एक तो कांस्टेंट कह सकते हैं, और दूसरा ये मटेरियल प्रॉपर्टी है जो को उसके रफनेस को बतलाता है, कितना रफ कोई मटेरियल है, जितना रफ होगा उतना का वैल्यू अधिक होगा, और जितना म्यू का वैल्यू अधिक होगा, उस बॉडी उस सरफेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी अधिक होगा। तो ये चौथी बात की बात है कि सीधी सी बात है कि मेरा फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस बॉडी के जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके रफनेस और स्मूथनेस पे डिपेंड करता है। और साथ ही साथ एक नेक्स्ट पॉइंट ये है, रफनेस पे डिपेंड करता है। और इसके साथ मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, जो कॉन्टेक्ट एरिया है दोनों सरफेस के बीच, इस पे
डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ओवरऑल आपके पास एक ही रिलेशन आया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखिएगा, हर जगह यूज होगा इसका। तो इसमें आप देख रहे हैं कि म्यू है जो मटेरियल प्रॉपर्टी उसके रफनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर है रिएक्शन जो कि कहीं ना कहीं इसके वेट से रिलेटेड है, क्योंकि जितना वेट इसका होगा उसके हिसाब से इसका नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगा। तो वेट पे कर सकता है एक हद तक, उसके रफनेस स्मूथनेस पे करता है, लेकिन और इसके अलावा किसी चीज़ पे आपको करता लगता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, डिपेंड करता है या नहीं। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। ओके, तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से इंडिपेंडेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो फ्रिक्शन से जुड़े लॉ थे। ये चीज़ें होती है, इसे बस याद रखना है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। जहाँ फ्रिक्शन है वहाँ ये चीज़ें होगी ही होगी। लेकिन अभी तक हम लोग बात कर रहे थे फ्रिक्शन को स्टार्ट किए, धीरे धीरे हम उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते गए, तो हर केस में क्या क्या हो रहा था वो देखे। अब हमने अभी तक ऐसी बात नहीं की कि क्या हो यदि मेरा अप्लाइड फोर्स इतना अधिक हो जाए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाए। उस केस में क्या होगा, बॉडी मूव कर जाएगा, और जब बॉडी मूव करेगा, जब बॉडी मूव कर रहा होगा उस केस में फ्रिक्शन का स्थिति क्या होगा। इसको समझने के लिए पहले मैं इसको एक 6 पॉइंट को रीड कर लेता हूँ एक बार। आफ्टर द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, पहली बात कि जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स से अधिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से अधिक अप्लाइड फोर्स लगाइएगा तो क्या होगा, बॉडी मूव करेगा। उस केस में यह जो पूरा कंसिडरेशन है हम जो पिछले क्लास में डील कर चुके हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन के कैटेगरी में आ जाएगा। अभी तक मैंने जो पाँचों पढ़ा वो स्टैटिक फ्रिक्शन का केस था, वो डायनेमिक फ्रिक्शन के कैटेगरी में आ जाएगा। और तब जो मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, बट ये कांस्टेंट होगा। एक ग्राफ बनाया था मैंने, फिर से यहाँ बना देता हूँ। हाँ, तो देख रहे हैं आप, हमने क्या बतलाया था कि ये एरिया जो है स्टैटिक का पार्ट है। यह जो फोर्स आपको दिख रहा है यहाँ पे जो लग रहा है, ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को। यह पॉइंट जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन को, दैट इज इस इधर से हम देखें ना चाहें तो ये एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसके ऊपर कभी फ्रिक्शन जा नहीं सकता। जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स 0 से इंक्रीज करते जाते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जाते हैं, तो ये उतना ही होता है जितना अप्लाइड है, एफ दोनों बराबर होता है, क्योंकि ये 45 है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा। और जैसे ही हम लिमिटिंग तक पहुंचते हैं तो एक स्टैटिक के मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचते हैं तो क्या होता है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है। और इससे एबव यदि हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो फिर से ये कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन क्या होता है, जस्ट बिलो द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये मेरा डायनेमिक का है, ये कांस्टेंट तो है बट लिमिटिंग से लो है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन में अगर डिफरेंस आए, पूछे कि कौन बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। हम पिछले क्लास में चर्चा किए हैं, फिर से समझ लीजिए। रेड लाइन जो है यही मेरे फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये लाइन इमेजिनरी, ये सा हालांकि हम जो भी प्रॉब्लम बनाते हैं इसके आधार पर ही बनाते हैं, लेकिन इसका कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो एक्चुअल में मेरा स्टैटिक 0 टू लिमिटिंग और डायनेमिक एक कांस्टेंट होता है, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। द मैग्नीट्यूड इज ऑफ विच इज लेस देन दैट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जस्ट कम होता है। एंड इट बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। और यहाँ पर भी एफ और एन, एफ और आर का रेशियो कांस्टेंट होता है, और इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। क्योंकि ये डायनेमिक का केस है, इसको और दो तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डायनेमिक दो टाइप का ही होता है। तो सपोज कीजिए कुछ ऐसा है और हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा, इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा एफ एस, और सपोज कोई है, क्योंकि ये दो टाइप है, रोलिंग और स्लाइडिंग, यही दो टाइप का डायनेमिक फ्रिक्शन होता है।
तो यदि ये इस पे रोल कर रहा है तो इस केस में भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन यही होगा, बट एफ आर। ये क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये है रोलिंग फ्रिक्शन। इस केस में और यदि हम इसको इस इक्वेशन से इक्वेट करना चाहें तो बिल्कुल इस पे भी लागू होता है, लेकिन ये एंड सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। ये स्लाइडिंग वाले केस में यदि हम इसका इक्वेशन बनाना चाहें तो एफ इक्वल टू म्यू आर, बट ये म्यू जो होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और फॉर रोलिंग फ्रिक्शन एफ बराबर म्यू आर इंटू आर। डायनेमिक के केस में बस ये हो जाता है, तो कुछ चेंज अलग नहीं है, बस आपको गिवन ही रहेगा। क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। डायरेक्शन सबका वही रहने वाला है, बस ध्यान देना है डायनेमिक में एक्चुअली हमेशा लिमिटिंग के बराबर नहीं होता, लिमिटिंग से जस्ट बिलो होता है। तो ये चीज़ें हैं कंप्लीट लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये बातें यदि आपको पूरी समझ में आ गई तो इसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाले पूरे फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल में, यदि आपको फ्री बॉडी डायग्राम और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स अच्छी तरह से आता है। मेरे ख्याल से आता है, अगर नहीं आता है तो हम आपको फ्रिक्शन का जब प्रॉब्लम सीखेंगे उस दौरान भी फिर से रिवाइज हो जाएगा, फिर से हम सीख लेंगे। तो आई थिंक अब कुछ इससे रिलेटेड छोटे छोटे टर्म्स और हैं, जैसे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, कोन ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ रिपोज, कुछ टर्म है, उसका चर्चा करेंगे, उसके बाद से हम इसके न्यूमेरिकल में आ जाएंगे। ओके, तो आपके स्क्रीन पे अभी एक क्वेश्चन है, यदि आप लॉज ऑफ फ्रिक्शन को समझ गए हैं तो ट्राई कीजिएगा इसको सॉल्व करने का। इसमें लॉज ऑफ फ्रिक्शन में मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बतलाया है बस उसका ही भी यूज होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 लाइन में बन जाएगा, तो इसको ट्राई